एक ऐसे ही युवा से आपका परिचय कराते हैं। इनको लोग कहता है ये असम का सिंघम है, सिंघम। जय बिहार, जय बिहार। आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको बिहार से चुनाव लड़ना चाहिए? अब लौटाने आया हूँ समाज को। जनता अभी क्या चाहती है बिहार की? क्या उनको लगता है कि बिहार बदल सकता है? आपके दर्शकों के लिए बहुत जानकारी की चीज होगी। लोग जब वोट डालने जाते पता है वो क्या मानसिकता से जाते? क्या ऐसा मुद्दा था जिसने आपको कन्विंस किया कि नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा तो जाके बिहार में ये चेंज आ पाएगा? बिल्कुल। तो इस जिल्लत को सह के हम अपनी जिंदगी चमकाएं तो आपको नहीं लगता कि ये लानत है हम पे? यानी प्रॉब्लम बिहारी में नहीं है। उस दिन के लिए मैं आया हूँ छोड़ के, उस दिन के लिए आए हैं आप छोड़ के। आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया 2024 लोकसभा चुनाव में, तो 2025 में भी तो आप इंडिपेंडेंट लड़ सकते थे। नहीं चाहिए मुझे टिकट विकट। तो एक कमजोर बिहार कैसे मजबूत भारत बना सकता है? ये खड़े होकर ताली बजाने का टाइम नहीं है। एजुकेशन एक क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितना पढ़ाई लिखा है इस पे बातचीत जरूर हो। भुजिया होता है हमारे आलू प्याज वाला भुजिया टाइप से यार संभव, मतलब ना उस चक्कर में हाइट कम रह गई मेरे। पदयात्रियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए मत सोचिए पहले क्या था, मत सोचिए आगे क्या होगा, आज क्या है। 2025 के चुनाव का आप कैसे देखते हैं? योद्धा आदमी हो आप, युद्ध के मैदान में जीतने उतरते हैं। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब बिहार भारत का गुरु बनेगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शमसुल आरफीन है और आप देख रहे हैं जनसुराज टीवी उर्दू। और आज हमारे साथ बैठे हैं आनंद मिश्रा सर, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको बता देते हैं। 2011 बैच के IPS ऑफिसर रहे हैं। 2024 में इन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा बक्सर से। तो हम इनसे ये जानने की सबसे पहले कोशिश करेंगे सर कि आपने जो चुनाव लड़ा, तो आप IPS ऑफिसर थे। IPS ऑफिसर का जर्नी, एक तो कंपटीशन निकालना भी काफ़ी टफ होता है और एक जर्नी जो होती है उसको छोड़ के आप पॉलिटिक्स में मतलब कैसे आए और आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको बिहार से चुनाव लड़ना चाहिए? पहले तो धन्यवाद शम्स है ना इस मौके के लिए कि हम लोग यहाँ बैठ के बात करें। और ये जो प्रश्न है मैंने इतनी बार जवाब दिया है कि अब इस पर एक्सपर्ट हो गया हूँ। लोग ये सुनना चाहते हैं इसलिए क्योंकि जी आई अंडरस्टैंड। तो मैं बताता हूँ। देखिए क्या है ना कि पहली बात ये है कि लोग समझते हैं मैंने कुछ बदला है, तो बदला सिर्फ अपना चोला है नो, बाकी अपना जो एटीट्यूड था, जो मेरा पैशन है, जो मेरा जो लक्ष्य है जीवन का, वो नहीं बदला है। पब्लिक सर्विस में था, आज भी पब्लिक सर्विस में। पहले तो वेतन भी मिलता था, तो वेतन भी नहीं मिलता है ना। तो इसीलिए बहुत सारे लोग हैं जो कि ऐसा इसको नेगेटिवली पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि यार आपने एक पोस्ट छोड़ दिया, आपने मतलब एक पोस्ट ख़राब कर दिया, एक वैकेंसी किसी और। भैया हमने 13 साल काम किए हैं और बहुत तटस्थता से काम किया है और उसमें जो ट्रेनिंग रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, उसके साथ एनरिच होके अब पब्लिक सर्विस में, जन सेवा में हम लोग आए हैं। तो ये आने का कारण था कि किसी भी तरह की, देखिए नौकरी जो है ना वो एक कंडक्ट रूल्स के में बंधी हुई है। बंधा ये भी है पब्लिक लाइफ, जब तक हम समाज में हैं समाज के नियमों को मान के चलना पड़ेगा, लेकिन इसका जो विस्तार है वो उस लाइफ से कहीं ज़्यादा है। यहाँ पे आप डायरेक्टली पब्लिक सर्विस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वहाँ जैसे ही आप किसी को अच्छा करने जाएंगे, लोग कहते हैं वर्दी में चाहे जैसे भी, अरे भैया पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप आप जन सेवा भी करते हैं, तो उस पर भी लोग क्वेश्चन उठा देते हैं। अब हम जैसे गांव वगैरह आते थे कि चाहे कहीं पे भी जाते, चाहे कुछ भी, किसी की अगर कोई मदद करते हैं तो लोग उसमें भी क्वेश्चन डालने लगते हैं कि आप बियॉन्ड योर मैंडेट ऑफ जॉब क्यों काम कर रहे हैं। तो जब कोई भी चीज़ आपको ये लगता है कि आप उसके परे जाके करना चाहते हैं, कर सकते हैं, और कुछ रोक रहा होता है, बंदिश हो जाता है, तो वो इंडिपेंडेंस के लिए, वो फ्रीडम के लिए कि ज़िंदगी जो है ना, फिर हो ना हो कौन जाने, फिर मिले ना मिले अगली बार कौन जाने, कोई कबूतर बन के पैदा हो, छिपकली बन के पैदा हो। तो इंसान का जब शरीर मिला है तो इसको मैक्सिमम कैसे जिया जा सकता है। इसीलिए मैं उसके पहले 5 साल स्टेट सिविल सर्विस में भी काम कर चुका हूँ। तो 18 साल का मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है। तो ये 18 साल के एक्सपीरियंस को लेके मैं भी अगले 20, 30, 40 साल के लिए अब मैं चाहता हूँ कि डायरेक्टली समाज का होके समाज में काम किया जाए, और यही लक्ष्य लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। कुछ क्योंकि अभी तक मैं खुद के लिए था, परिवार के लिए था, अब जो है समर्पित, अब लौटाने आया हूँ समाज को। मेरा अब तब तक अपने लिए था, अब अपनों के लिए। अच्छा, एक और ये बात जानना चाहते हैं, जैसे हम जैसे काफ़ी सारे युवा आपको फॉलो कर रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी अलग अलग एक्टिविटीज़ आपका देख रहे थे 2024 में जो इलेक्शन के टाइम था, तो आपने काफ़ी जनसंपर्क भी किया, लोगों से बात भी की।
तो उस बीच में जब आप जनसंपर्क कर रहे थे तो पहले भी आप थे उस कांटेक्ट में, बट एज अ पॉलिटिशियन जब आप उनसे बात करने गए तो आपको कैसा एक्सपीरियंस फील हुआ? मतलब जनता अभी क्या चाहती है बिहार की? क्या उनको लगता है कि बिहार बदल सकता है? और यस, यू आर राइट, यू नो आपने बहुत सही कहा। जब जैसे आप एज एन ऑफिसर जाते हैं तो जनता का जो रुझान आपकी तरह अप्रोच एकदम अलग होता है। जब एज अ पब्लिक मतलब रिप्रेजेंटेटिव की चाहत में या एज अ पॉलिटिशियन जाते हैं, जनसेवक जाते हैं, सोशल सर्विस के हिसाब से, तो जनता का रुझान अलग होता है। तो पहला बात कि एज एन ऑफिसर जाने में जो था फीलिंग कि आप पे डाउट नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं है, आप हैं, साहब हैं, नमस्ते है, प्रणाम है, जय हिंद है। लेकिन अब जब जाते हैं तो आप एक बैगेज लेके आते हैं। क्या बैगेज लेके आते हैं? पॉलिटिशियंस का। ये पॉलिटिशियन है तो ये एक बर्बाद आदमी है, ये ख़त्म आदमी होगा, चोर होगा, मुझे बेवकूफ़ बनाने आया है। तो ये एक जो नेगेटिव धारणा है पॉलिटिक्स को लेके, उसको फेस करना पड़ता है, चाहे आप कहीं से आइए। तो हमें भी जैसे गांव के लोग हों, उनको क्या पता, वो आके बोलते हैं अच्छा बबुआ ये बताओ कि मतलब आप तो आ तो गए इतना, सब बार जब इलेक्शन आता है आप लोग आ जाते हैं। तो अब हम उनको बाद में अपनी तरह समझाते हैं कि भैया हम वो वाला नेता नहीं है, हम अभी अभी आए हैं। तो लेकिन उनका धारणा ये रहेगा। फिर बोलते हैं इसके पहले भी जो आए थे वो भी तो बोल के गए थे, आज तक तो मतलब उनका तो छोड़ो, बेसिक चीज़ों पे आ जाते हैं। उनके लिए डेवलपमेंट में नली गली ही है कि देखिए ये नहीं, आपको ये आप यकीन करेंगे, एक मैं गाँव में गया, वहाँ पे लोगों का हमसे क्या एक्सपेक्टेशन पता है? कहते हैं बाबू बात तो बहुत अच्छा किया, सब ठीक है, अब बताइए आप जीत जाओगे तो हमारा मंदिर में एक माइक लगाना था, लगवा दोगे? बस इतना ही चाहिए था हमसे। मतलब उनका मुद्दा अभी तक वो समाज के लिए नहीं आ पा रहा है। उनका मुद्दा एक तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो रोज़ उनकी ज़िंदगी को असर करता है, और यह पर्सनल चीज़ें हैं। अभी तक समाज जो है ना, एक सामाजिक समझ कह लीजिए, उसको अभी तक मोबिलाइज नहीं हो पाया। जो अब जनसुराज की तरफ से आप देखेंगे कि प्रशांत भैया जो करने की कोशिश करें, क्या आपको एक नैरेटिव से निकाल के आपको एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं कि यार इस लाइन में सोचो, तो कोई सोच ही नहीं रहा था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो बेसिकली यही रहा कि हमारे समाज को सबसे पहले उसकी सोच को रीओरिएंट करने की ज़रूरत है। इधर ग्रीन है, आपको इधर गड्ढे की तरफ मुंह कर दिया गया, आपको जो दिख रहा है बर्बाद दिख रहा है, होपलेस दिख रहा है। जो आपने पूछा ना आशा है कि नहीं, नहीं है। लोगों को लगता है जो पॉलिटिशियन होगा वो चोर ही होगा, जो आएगा नेता बनेगा वो हमको बेवकूफ़ ही बनाएगा, हमसे झूठ ही बोलेगा। तो ये जो होता है ना, दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है, तो वो वाला चीज़ आपको देखने को ज़मीन पर मिलता है। तो ये बदलने के लिए आप और हम जैसे लोगों को अपने काम से प्रूफ करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में काम से प्रूफ करने पड़ेगा कि लोगों की उम्मीद जागे, है ना। तो ये चीज़ के लिए तो इसलिए हम पे दायित्व ज़्यादा है, हमारे जनरेशन पे, जनसुराज पे दायित्व ज़्यादा है, क्योंकि इतना ख़राब कर दिया गया है स्पेशली बिहार में कि आप देख लीजिए कुछ परिवारों में बात सिमट के रह गई, कुछ नेताओं में बात सिमट के रह गई, और कुछ लोगों में ने अपना मतलब जागीर बना लिया है ना। तो इन सब चीज़ों से निकल के परे उठ के जब समाज के सामने हम परोसेंगे पॉलिटिक्स को कि पॉलिटिक्स एक माध्यम है जनसेवा का, नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, तू तो नेता बन जीबा, हमार का होई, माने आप तो नेता बन जाएंगे, हम लोग को कौन देखेगा? तो ये जो समझाना है, लोग कहते पता। और एक आपको बात बताऊँ, आपके दर्शकों के लिए बहुत जानकारी की चीज़ होगी। लोग जब वोट डालने जाते हैं, पता है वो क्या मानसिकता से जाते हैं? ज़्यादातर मैंने जो फील किया कि वो किसी पे फेवर कर रहे हैं। मतलब मैं आपको वोट दे रहा हूँ तो मैं आपको फेवर कर रहा हूँ, आप आए मांगने, आप उनको बात समझ में नहीं आता है कभी ना कहीं, या हमको समझाने की ज़रूरत है, शायद बोलना गलत है, नहीं समझ में आता है कि ये जो आप वोट दे रहे हैं, आप वो नेता के लिए नहीं दे रहे हैं, आप खुद के लिए दे रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए दे रहे हैं, अपने समाज के लिए दे रहे हैं, बिहार के लिए दे रहे हैं। बिहार में लोग बहुत ज़्यादा यस, तो ये जो सोच है वोटर का, जो सोचने का तरीका है कि आप किसी को वोट देके उस पर आप फेवर कर रहे हैं कि अरे मैंने आपको वोट दिया था, ये सोच से निकलना है। मैंने आपको नहीं दिया था, मैंने अपने लिए दिया था, मैंने अपने बच्चे के लिए दिया था, मैं अपने गाँव के स्कूल के लिए दिया था, अपने गांव के विकास के लिए दिया था, हमारे समाज में अवसर खड़ा हो इसके लिए दिया था। ये सोच लानी ज़रूरत है, जो आई बिलीव कि अभी जनसुराज से हो। हाँ, अभी एक और सवाल, जैसे लोग जो जब भी पॉलिटिक्स में आते हैं, जैसे कि लोग एक हैं कि जो प्रोफेशनली कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप एक रिस्पेक्टेड जॉब कर रहे थे जो मतलब युवाओं की एक मतलब रोल मॉडल टाइप के आप हैं। आपको आसाम का सिंघम भी बोला जाता है, अलग अलग नामों से आपको संबोधित किया जाता है। तो वो छोड़ के पॉलिटिक्स में आना, मतलब क्या ऐसा मुद्दा था जिसने आपको कन्विंस किया कि नहीं मुझे जाना ही पड़ेगा, तो जाके बिहार में ये चेंज आ पाएगा? बिल्कुल, आपने सही कहा ब्रदर। मैं तो बताऊं कि आपके दर्शकों को, आप भी तो सब छोड़ के आए हैं। जी। आप भी तो जॉब करते थे, ठीक है ना। फिर भी हाँ। आप जैसे, हम जैसे और हम जैसे कई लोग हैं जो कि इस बात को समझ लिए कि अभी देखिए बिहार का होता है ना कि हर एक का एरा होता है,
एक वक्त परिवर्तन होता है, हमारा भाग्य परिवर्तन होना ज़रूरी है और ये वक्त आ गया है। बिहार तो नहीं, पुश टू द वॉल्स, आप दीवार में सटा दिए गए हैं। अब इसके पीछे और नहीं जा सकते। अब आपको लड़ के, आपको अपना काम करके अब आगे ही आना एक अपॉर्चुनिटी, और पीछे और कितना पीछे जाएंगे है ना। हर इंडेक्स में नीचे ही हैं। अब जो आप खोल लीजिए, अब जो डेवलपमेंट के मापदंड, सब में हम लास्ट में या एकदम निचली कड़ी में ही पाए जाते हैं, तो और कितना गिरेंगे। तो अब रास्ता आगे की तरफ ही है, उठने की तरफ है। तो मेरा ये मानना था ब्रदर, जैसे बहुतों का होगा, कि ये वक्त है अब बिहार का पुनर्गठन करने का, है ना। ये वक्त है कि जो बिहार की जो हमेशा से समृद्धि रही, जो हम घूम घूम के चारों ओर कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, मन में जानते हैं ऐसा नहीं है। एक तरफ लोग ये भी कहते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी, तो हम उसको कहीं काटने के लिए, तो ये जब चीज़ आता है ना ब्रदर, ये जब आप में भाव आता है कि आप, हमारी और आपकी पहचान क्या है। आपका धर्म नहीं है, आपकी जाति नहीं है, हमारा मज़हब हमारा पहचान है, मज़हब हमारी मिट्टी है और वो हम बिहारी हैं। तो जब बिहार की बात आती है, आप देखे होंगे हमारे थोड़े जनरेशन पहले या आज भी बाकी बड़े शहरों में, तो कुछ भी कोई आदमी कुछ गलत कर रहा है, कुछ बेढंगा दिख रहा है, कुछ अजीब सा हो रहा है, तो उसको बिहारी बुला दे, कह रहे बिहारी हो क्या। इसी सही बात। तो इस जिल्लत को सह के हम अपनी ज़िंदगी चमकाएं, तो आपको नहीं लगता कि ये लानत है हम पे। यार हम कैसे रहे, हम तो चमक रहे हैं, हमसे कहता कोई, अरे सर यू डोंट लुक लाइक अ बिहारी, आप बिहारी जैसे दिखते नहीं। ये मुझे गाली लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता सुन के, मुझे ख़राब लगता है। यार तो मेरे बिहार को क्या समझ के रखे हो। ये मेरी माँ के बारे में बात करना होगा, कौन अपनी माँ के बारे में बुरा सुनेगा, कौन अपनी मिट्टी के बारे में। तो ये सब जब फीलिंग्स आते हैं ना मेरे भाई, तो फिर ना वो जीना भी काटने लगता है कि जो आप खुद के लिए जी रहे हैं, आप चमक रहे हैं, आप सब बढ़िया हो रहा है, और मेरे क्षेत्र को गाली दिया जा रहा है। मेरे क्षेत्र डिज़र्व करता है उठना बढ़ना, अवसर की कमी नहीं है। वो बिहारी बच्चे ही हैं जो कि पूरा, देखिए आप, बड़े बड़े फर्म्स चला रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। अब जहाँ भी टॉप नॉच लेवल पे जाइए आपको बिहारी भर भर के मिलेंगे। बिहार के लोग सब जगह हैं, लेकिन बिहार में नहीं क्यों नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम बिहार का आदमी अच्छा करता है लेकिन बिहार से बाहर जाके करता है, यानी प्रॉब्लम बिहारी में नहीं है। हमारे ये जो व्यवस्था है, जिसकी व्यवस्था परिवर्तन की बात प्रशांत दिया या जनसुराज करते हैं, तो ये वही मुद्दा है, सही मुद्दा पकड़ा गया। ये व्यवस्था परिवर्तन जिस दिन हो जाएगा ना, उस दिन के लिए मैं आया हूँ छोड़ के, उस दिन के लिए आए हैं आप छोड़ के, कि ये व्यवस्था परिवर्तन ज़रूरी है। हमारा बिहार जो डिज़र्व करता है, हमारे बिहारी बच्चे जो डिज़र्व करते हैं, ये हमारा, जैसे उन सही कहा उन्होंने, कि हमारा लास्ट जनरेशन है जो ये जलालत को सह रहा है ना। इसको और हम आगे का शह देते हैं तो तो इससे और बुरा नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं हमारे पहले वाले जनरेशन्स, हो सकता है उन्होंने कोशिश की थी बेहतर करने का, लेकिन एक लिमिट पे आके वो रुक गए या फेल हो गए हैं। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि बिहार का जो ड्यू स्पेस है, बिहारियों का जो क्षमता है, वो पूर्ण तरीके से डेवलप करके बिहार हमारे भारत के विकास में एक अभिन्न अंग हो और एक मजबूत स्ट्रॉन्ग अंग बने। इसके लिए हमें और आपको काम करना है। तो कौन नौकरी तक रहेगा, उसमें छोड़ के आना ही पड़ेगा। सही बात है। अगर बिहार के लिए सच में कुछ बेहतर करना है तो हम जैसे युवाओं को यहाँ पे आना ही होगा। बिहार के लोग हर जगह हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, हर जगह है, बस वो बिहार में नहीं। आप ये सोचिए कि अगर सिर्फ वो बिहार में होते तो बिहार कितना आज आगे होता। खैर, एक और सवाल आपसे ये जानना चाह रहे थे हम, जैसे आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया 2024 लोकसभा चुनाव में, तो 2025 में भी तो आप इंडिपेंडेंट लड़ सकते थे। आपकी फैन फॉलोइंग अच्छी है, इंडिपेंडेंट लड़ सकते थे। तो जनसुराज से मतलब, या फिर प्रशांत जी के सोच से, वो क्या ऐसा बात था जो आपको हिट किया जनसुराज ने प्रशांत किशोर के बारे में, कि आपको लगा कि नहीं मुझे भी इसमें आना ही चाहिए। प्रशांत जी तो बोलते ही है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास। हम भी आपको रोल मॉडल टाइप देखते थे और हम ये सोचते थे कि आप भी काश जनसुराज में होते, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आप सच में अभी जनसुराज में बैठे हैं। लेकिन आपको वो क्या बात ट्रिगर की कि नहीं जनसुराज में जाना एक अच्छा ऑप्शन है? पहला ब्रदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इलेक्शन लड़ने नहीं आया था, इवन लोकसभा का। वो आत्मसम्मान के लिए लड़ना पड़ा मुझे, वो मेरी मिट्टी के मान के लिए लड़ना पड़ा। कि जब चिल्ला के वह धरती कह रही है कि हमें हमारा लोकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें एक ढंग का रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और वो देखिए वो गढ़ ना भाजपा का गढ़ होता है, आप समझिए बात को, है ना। मैं भी बात स्वयं सेवक रहा हूँ बचपन से, तो मेरा एक नेचुरल ये रहेगा। मैं चाहता था वहाँ पे कि वहाँ पे एक अच्छी व्यवस्था जो है ना, व्यवस्था परिवर्तन किया जाए और उस जगह पे आके किया जाए। और मैंने पहले जब इस पे बात हुई थी, मैंने नहीं कहा था मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने कहा था मुझे संगठन में ही काम करना है।
और हाँ, अगर जब मौका आता है, अब जीवन भर तो संगठन तो ये जो आप बता रही है बीजेपी से कन्वर्सेशन बता हाँ रहे हैं हाँ हाँ, तो उनके नेताओं से, बीजेपी के बारे में नहीं बोलते, हाँ, कुछ लोगों से, कुछ लोगों हाँ, तो वो सब जब नहीं हुआ और जब आपको इस तरह से इग्नोर कर दिया जाता है कि आप नॉन एंटिटी है, तुमको ज्वाइन ही नहीं कराएंगे, जाओ ना तुम कहाँ के आए हो। अच्छा। तब आपको लगता है ना कि भाई ऐसी बात है, तो आपके आत्मसम्मान पे आ जाता है, तो आपको खुद के वजूद के लिए कई बार कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। कुछ अहम थे कुछ लोगों के जो टूटना ज़रूरी था, इसलिए मेरा चुनाव लड़ना ज़रूरी था। और ये बक्सर की जनता तब नहीं समझी थी, अब समझेगी इस बात को कि एक लड़का अपनी मिट्टी के लिए खड़ा था, वो किसी पार्टी के लिए नहीं खड़ा था। और आप कह रहे हैं 25 के लिए, तो मैं 25 के अगेन चुनाव के लिए नहीं आया हूँ। मैं बता दूँ, मैं टिकट मांगने नहीं आया हूँ। टिकट देने के लिए मुझे बड़ी बड़ी पार्टियां 2-3 ऑलरेडी अप्रोच कर चुके हैं, और मिल जाता, मैं जीत भी लेता, एमएलए बनना बड़ी बात नहीं। हाँ, वही तो शायद मेरा सवाल था कि ये तो मेरे आप खुद भी इंडिपेंडेंट बक्सर के लोग का जितना प्यार मुझे मिला है, मुझे पता है कि वो लोग, मैं खड़ा हो जाऊँ तो वो मुझे बना देंगे, मुझे इंडिपेंडेंटली वो एमएलए बना देंगे। लेकिन मैं अभी भी जहाँ आया हूँ, मैं टिकट की बात नहीं किया कभी किसी से, नहीं चाहिए मुझे टिकट विकट, मुझे काम करना है मिट्टी के लिए, बिहार के लिए। और इसमें मुझे दिखा प्रशांत किशोर भैया का जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है वो प्रूवन है। उन्होंने देश में प्रूव कर दिया खुद को, उनको बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्रिटिक्स हैं बोलेंगे, लीव देम अपार्ट। तो एक आदमी जो बिहार के लिए बात कर रहा है, बिहार का काम कर रहा है, मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, सब कुछ। तो दोनों जब करेंगे ना, तो ये चुंबक के दोनों पॉजिटिव भी चुंबक को लगाएंगे ना, तो वो रिपेल करेगा, है ना। तो मैं कहीं ना कहीं इस बड़े काम में बाधा ना बन जाऊँ। जो देखिए, इनका कोई ये नहीं करे हम लेफ्ट विंग है, राइट विंग है, सेंटर विंग है, कुछ नहीं है भैया। विकास चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए, हमारा बिहार बढ़ना चाहिए, बिहार के लोगों को अवसर मिलना चाहिए, बिहार की जो हमारे देश में जो उसकी जगह होनी चाहिए वो होनी चाहिए, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो यार, इस पॉजिटिव काम में मैं ना जुड़ूँ तो अब किसके साथ जुड़ूँ? लोग कहते हैं, मुझे कोई कह रहा है, बताए क्या, कि भैया आप अभी इस पार्टी, हम बोले अब तो कोई पार्टी नहीं ज्वाइन किया, पहली बार कोई पार्टी ज्वाइन किया यार, तो हमको कहाँ से चेंज होने की बात कर रहे हो? मेरा विचारधारा देखिए, मेरी जो ट्रेनिंग, आप मेरा विचारधारा नहीं बदल सकते, जो मेरा संस्कार है वो आप नहीं बदल सकते। लेकिन विचारधारा के नाम पे मैं अपने देश के लिए कोई काम कर रहा हूँ, मैं उसको छोड़ दूँ? पार्टी इज़ नेवर फर्स्ट फॉर मी। मेरा बार बार होता है, माटी मेरे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, पार्टी नहीं। तो मैं अपनी ज़मीन के लिए, अपने वतन के लिए काम कर रहा हूँ, और बिहार को उस लेवल पे स्ट्रांग मैं देखना चाहता हूँ कि भारत का जब आए बात की विकसित भारत, तो उसमें बिहार का नंबर 1 योगदान होना चाहिए। तो एक कमज़ोर बिहार कैसे मजबूत भारत बना सकता है? और जब एक आदमी मजबूत बिहार बनाने पे लगा है, मैं कैसे ऐसा कुछ भी करूं कि उसकी एफर्ट को मैं कमज़ोर करूं? तो एक आदमी जो इतनी मेहनत कर रहा है, हमको आपको अभी खड़ा होना पड़ेगा साथ में, यू नो। अब ये देखिए आगे क्या होगा, आगे ये होगा वो होगा, अरे आगे तुम कौन जानता, कल आप हो ना हो, हम हो ना हो। सही बात। आज क्या हो रहा है ये देखिए, आज एक ऑर्गेनाइजेशन, एक आदमी दिलो जान से लग के लगा हुआ है कि हम बिहार को ठीक करेंगे, बिहार को व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, और यहाँ पे सही लोगों को जोड़ेंगे, सही सोच को आगे बढ़ाएंगे, एक सामूहिक प्रयास से चीज़ों को चेंजेंगे। और हम साइड में खड़े होकर ताली बजाएं या देखते रहेंगे, अच्छा देखते हैं ये क्या करते हैं, फिर हम ज्वाइन करेंगे। ये सब मैं बोलता हूँ यही गद्दारी होगी। हमारे युवाओं को स्पेशल मैं आपके थ्रू बोलना चाहूँगा, हम सारे लोगों को, ये मौका है जब कई लोग जुड़े हैं आगे बढ़ के अपने बिहार को बनाने में। ये खड़े होकर ताली बजाने का टाइम नहीं है, और हाथ में हाथ जोड़ के खड़े होने का टाइम, देखने का टाइम नहीं है। आओ इसमें जुड़ो, है ना, गिव योर एफर्ट। नहीं तो कल इतिहास जब लिखा जाएगा, पूछा जाएगा, भाई साहब कुछ लोग उठे थे बिहार के, छोड़ के नौकरियां आए थे बिहार के लिए काम, आप क्या कर रहे थे? तो हम तो भैया फेसबुक पे देख रहे थे, हम तो लाइव देख रहे थे क्या चल रहा है। सही बात। इतिहास माफ़ नहीं करेगा। ये वो वक्त है, पिछले पूछ लीजिए, जब 77 में जो रेवोल्यूशन था, जेपी आंदोलन, कई लोग होंगे, मेरे घर में भी 2-4 लोग हैं ऐसे जो कहते हैं अरे यार हम लोग जुड़ नहीं पाए थे, हम लोग सोचे नहीं थे ऐसा हो जाएगा, होना चाहिए था हम लोग को। तो कुछ लोग हैं हमारे आसपास में जो मुझे भी कहे कि ये वैसा ही रेवोल्यूशन है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये उस तरह से, मतलब है ना, क्या बोला जी, एकदम जोर से एकदम आग लगा देने वाला नहीं है, सिमरिंग फायर है। क्योंकि खाना धीमी आंच पे पकता है, धीमी आंच पे पकता है ना, नहीं तो ज़्यादा आंच पे कर देंगे तो जल जाता है। तो ये धीमी आंच पे पकने वाला हमारा मेहनत है, हमारा खून पसीना है, जो एक सशक्त समृद्ध बिहार बनाने जा रहा है। तो इसीलिए मैं इसके साथ जुड़ा हूँ, और इसके लिए मुझे पूरा यकीन है कि आज के दिन पे जिस तरह से ये एक संगठित तौर पे काम हो रहा है, इसमें मुझे अपना जो भी छोटा बड़ा जितना रोल हो, मुझे इसमें निस्वार्थ भाव से जुड़ के काम करना है। और फिर मैं बताऊँ, मैं कोई ना 24 में टिकट का लालची था, ना 25 में लालची हूँ टिकट का, बस मुद्दे मेरे बिहार का है। लेकिन जो बिहार के मुद्दे पे
अगर खरा नहीं उतरता है, कोई अगर बिहार का नाम लेके अपना रोटी सेकता है, तो अगर उसके लिए चुनाव लड़ा पड़ा मैं खड़ा हो जाऊँगा, है ना। पिछली बार इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ा, और इस बार भी अगर कोई बक्सर में ऐसी बदमाशी करेगा ना तो मैं फिर खड़ा हो जाऊँगा, मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो भी करे मैं बोलूँगा बिहार का मुद्दा, अपने क्षेत्र का मुद्दा हमेशा नंबर 1 होना चाहिए। हम और आप जैसे कितने ही लोग जन्मे और चले गए, ये मिट्टी है और रहनी चाहिए, ये वतन है और ये रहना चाहिए, इस पे हमें मेहनत करना है। अच्छा, एक जैसे आप ये बोल रहे हैं कि आपने युवाओं से अपील भी किया कि उनको इसमें समर्थन देना चाहिए, आना चाहिए, तो एक जैसे अभी 2 मीटिंग हुई, पिछली 2 मीटिंग हुई बापू सभागार में, जिसमें प्रशांत जी ने लोगों से पूछा कि किसी को अगर पार्टी में लीडर बनना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो लोगों ने एकदम ज़ोर शोर से बोला कि मिनिमम 12 पास, मिनिमम ग्रेजुएशन ऐसा होना चाहिए। लेकिन प्रशांत जी ने उसको बोला कि आप सोच समझ के बोलिए कि अगर ये कानून बन गया, अगर ये संविधान बन गया जनसुराज का, तो लोगों को, वैसे लोगों को आना मुश्किल होगा जो कम पढ़े लिखे हैं। तो आपका इसमें क्या सोचना है कि मतलब एजुकेशन एक क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, एजुकेशन से आपको क्या मिलता है? एक बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, आपको चीज़ें समझ में बेहतर आती हैं, है ना। आपका जो निर्णय होता है वो थोड़ा सोच समझ के लेते हैं, है ना। आपने अगर पढ़ाई लिखाई किया है तो एग्जामिनेशन फेस करना सीखा है, चीज़ों को समेट के संजो के पेश करना जानते हैं, तो एजुकेशन आपको ये सिखाता है। अब अकबर तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज के दिन में देखिए इतना बड़े हमारे साथ ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि हमारे सामने एग्जाम्पल जो है वो एक ऐसे हैं जो जिन्होंने पढ़ाई भी नहीं किया और बहुत अच्छा लीडरशिप स्किल भी नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि तो लेकिन इसीलिए मेरा जो इस पे स्टैंड है वो क्या है कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि एक पढ़ाई लिखाई आदमी को सीजन्ड करता है, चीज़ों को समझने और समझाने दोनों की क्षमता प्रोवाइड करता है। तो पढ़ाई लिखाई मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होना चाहिए। कितना पढ़ाई लिखाई, इस पे बातचीत ज़रूर हो सकती है। मैं ज़रूर कहूँगा कि इतना हो कि आप अक्षर, है ना, कि क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो। तो ये जो चीज़ है ये इतना तो होना चाहिए कि आपकी एक बेसिक बुनियादी शिक्षा रहनी चाहिए। और मैं ये भी चाहूँगा कि अगर बाई चांस इसका ज़्यादा का क्राइटेरिया होता है तो जितने भी लोग प्रत्याशी हैं जो करना चाहते हैं, भैया ओपन स्कूल से पढ़ लीजिए, ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू में पढ़ाई होती है, पढ़ लीजिए, डिग्रीज आप उसके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। अगर छूट गया था पहले तो इस बहाने थोड़ी पढ़ाई भी हो जाएगी। तो पढ़ाई लिखाई ऐसी चीज़ है जो लगातार चलना चाहिए, लेकिन मेरा ये मान्यता है कि एक बेसिक समझदारी का पढ़ाई होना चाहिए जो एटलीस्ट क्लास 10th। मैं मानता हूँ कि 10वीं भी आप नहीं पढ़े हैं, 10वीं पास, उनकी 10वीं भी आपने पास नहीं किया, मतलब आपने कोई पब्लिक एग्जाम पास फेल नहीं चलेगा, मिनिमम 10वीं पास चाहिए। हाँ, अब 10वीं पास क्यों चाहिए? अब 9वीं फेल वाली बात तो चलिए, उनका अलग चीज़ है। 10वीं पास इसलिए कि आपने पब्लिक एग्जाम फेस किया है, आपने एक बड़े लेवल का कंपटीशन है ना। 10वीं में पब्लिक एग्जाम है जो न्यूट्रल, नहीं तो अब 9वीं तक तो आपके मास्टर जी आपको नंबर, बिहार में जैसे नंबर मिलता है आपको, मास्टर जी कोचिंग में कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो रहा है। बिहार में जिस लेवल का करप्शन है आज के दिन में, जो दुर्व्यवस्था है जिस लेवल से हर चीज़ में, वो चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, हर चीज़ में जिस लेवल का दुर्व्यवस्था है, इसको ठीक करने के लिए कम से कम जो नेता बढ़ के आता है, एक तो पब्लिक एग्ज़ाम अपने दम पे पास करे रहना चाहिए। तो इसके लिए भी काम करना मुझे, इसलिए मैं मानता हूँ कि जो भी नेतृत्व भाव में आता है, इतनी समझदारी उसमें हो कि अपनी बात, किसी की बात समझ सके और अपनी बात तरीके से रख सके, ये चीज़ का होना चाहिए। और कम से कम 10th पास हो तो पढ़ाई का महत्व कम से कम थोड़ा सा तो समझेगा कि बोर्ड का एग्ज़ाम देने में कैसे पढ़ा था, क्या मेहनत, प्रेशर हैंडल किया जा सकता है। तो कम से कम उतना हो, ग्रेजुअली, आज नहीं लेकिन हाँ 20 साल बाद, 20 साल बाद अगर नेता ग्रेजुएट नहीं है तो नेता बनने लायक नहीं है। आज मान लिया हम पीछे हैं, हमारा व्यवस्था ख़राब है, लेकिन आज से 20 साल बाद में भी बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं, इसमें भी 2-3 जनरेशन को ख़राब करने के लिए। हाँ, मैं अपनी बात करूँ, 20 साल बाद भी अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तब तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देना चाहिए कि अगले 20 साल तक ये है या 10 साल जो भी है, तो उसके बाद तो आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा। मतलब एक क्राइटेरिया से टाइमलाइन दे दीजिए। मान लीजिए कि आज इमीडिएटली के लिए, हाँ ठीक है, अभी हम 10th पास दे रहे हैं, तो जो लोग अभी 9th 10th में पढ़ रहे हैं उनको ग्रेजुएट होने में 5 साल लगेंगे। 5 साल लगेगा। तो अब 5 साल का क्राइटेरिया कि 5 साल के बाद जो इलेक्शंस होंगे आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा। कम से कम जिसको नेता बना समझ लेगा ना यार, ग्रेजुएट नहीं होंगे तो ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। तो जॉब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखवा दिया जाए कि अभी के लिए तो 10th पास चलेगा, लेकिन 5 साल बाद 2029 या 2030 के बाद
मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए। फिर देखिए, और देखिए अगर उसका पॉलिटिक्स होना हो, कम से कम लड़का तैयार तो रहेगा कुछ एग्जाम्स वगैरह लिखने के लिए। एक मिनिमम ग्रेजुएशन होने से एक पर्सनल वैल्यू भी ऐड होता है, पर्सनल वैल्यू, हाँ, लोग समझ डेवलप होती है कि समाज सोसाइटी कैसे काम करता है। अच्छा, एक आपको जो निकनेम दिया जाता है आसाम का सिंघम, तो ये कैसे और कहाँ से निकल गया? आपने ऐसा क्या कारनामा किया कि बताता हूँ। सिंघम जो है ना, सिंह जो है वो कहीं भी सिंघम ही रहेगा, वो आसाम हो, बिहार हो, है ना, दिल्ली हो, और चाहे वो तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, एक सिंह कहीं भी रख दीजिए सिंह ही रहेगा, ठीक है। तो वहाँ का ये रीज़न ये था कि वहाँ पे निर्भीकता से जो सभी को करना चाहिए, लगभग हर पुलिस वाला ही वैसा होता है, मैं मानता हूँ। और पुलिस का थोड़ा सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन करने के चक्कर में लोग सिंघम और इस टाइप के नाम हम दे देते हैं। सोशल मीडिया जो है वो अलग वो चीज़ करते हैं। हमारा देश थोड़ा फिल्मी है वैसे भी ना, तो उनको मज़ा आता है ये सब करके, तो उतना ही है। बाकी मेरा कारण ये रहा कि मैंने जहाँ पे जो भी काम किया निर्भीकता से किया, एकदम निर्भीक होके किया, पर्सनल अपने स्वार्थ में नहीं किया। यार ये मेरा पोस्ट हट जाएगा, मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे, मेरा पद भी बचे रहना चाहिए, मेरे पैसे आने चाहिए, ये सब जो चीज़ अब बहुत बार होता है कि लोग बहुत सारे सोच विचार में। कोई ऐसा इंसिडेंट याद है जिसके वजह से मतलब ये क्रिटिकल? मैं मेघालय पोस्टेड था काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, कई 100 इनकाउंटर्स का मैं पार्ट बना, यू नो, जिसमें इतनी गोलियां सही हैं, इतनी गोलियां चलाई हैं कि उसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये मेरा जॉब ही ऐसा था, वहाँ मैं न मारता तो मर जाता वहाँ पे। तो ऐसे जब सिचुएशन से होता है ना, जब आपको मैं आज ऐसा क्यों हूँ, ये लोग कहते हैं यार तुम ऐसे सीधा बोल देते हो, तो यार मुझे पता है ना कल हो ना हो, तो जब तक जिए हैं कम से कम अपनी शर्तों पे जिए। जो सफ़ेद है उसको सफ़ेद बोलो, जो काला है उसको काला बोलो। यार ये ग्रे में क्यों जीना है? पॉलिटिक्स में से नहीं होता। पॉलिटिक्स हम बोले, हम देखो यही बदलने तो आए हैं यार। आप हमको भी बोलते हो कि वही पॉलिटिक्स करो जो सब कर रहे हैं। मैं इसी को तो चेंज करने की बात कर रहा हूँ कि जो सच बोले। हम आपको झूठा सपना क्यों दिखाए पॉलिटिक्स में आके? तो मैं वही जनसुराज से मेरे एक्सपेक्टेशंस यही हैं। मैं यही जो बोल रहे हैं, मैं पूरा यकीन करता हूँ कि जो बोल रहे हैं वो होगा, कि हम अगर व्यवस्था परिवर्तन करेंगे तो करेंगे। तो उसमें जो व्यवस्था परिवर्तन में आपको सिंघम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कुंडली मार के बैठा गया है व्यवस्था पे, लोग अपने स्वार्थ में आपको बदलने नहीं देंगे चीज़ों को। तो वहाँ आपको ऐसे सिंघम की ज़रूरत पड़ेगी। उस जब व्यवस्था परिवर्तन, मैं नहीं, आप भी सिंघम, सब सिंघम उस हिसाब से, तो पॉलिटिकल सिंघम। तो ये चीज़ कब आएगा? आपने पूछा मेरा नाम क्यों, कब आएगा? जब आप अपने स्वार्थ से उठ के काम करना सीख जाते हैं। खुद के लिए जब तक जिएंगे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना पड़ेगा। जिस दिन आप खुद के ऊपर उठ के जीना सीख लिए, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना लाइफ में। क्या कर लोगे? मेरा क्या है मेरे पास? मेरे को कुछ है ही नहीं बचाने का, छुपाने का, लेने का। मांग नहीं रहा हूँ मैं आपसे कुछ, किस बात का डर दिखाओगे मुझे? तब वो निकल के आता आपके अंदर का सिंघम। तो अच्छा। मेरा भी वही रहा एटीट्यूड जब तक मैं जॉब में था, और आज भी यही है। मैं यही मान के चलता हूँ कि मैं अगर यहाँ जनसुराज में जुड़ा हूँ, मैं कुछ देने आया हूँ, मैं लेने नहीं आया हूँ, मैं देने आया हूँ। अगर मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ तो फिर आई एम अ लाइबिलिटी ऑन जनसुराज ना। मैं अगर कुछ दे नहीं सकता तो मैं तो बोझ हूँ आपके ऊपर। यू अंडरस्टैंड? तो मैं जितने भी हमारे जनसुराजी हैं जो जुड़े हुए हैं और जो जुड़ रहे हैं, आप अपनी क्षमता को पहचानिए। सब में वो कुछ ना कुछ गुण है जो आप दे सकते हैं, और उसके लिए हम जुड़े। जब हम देंगे तब तो बिहार भरेगा, हम लेते रहेंगे तो बिहार खाली हो जाएगा। आप आसाम में इतने साल तक थे, एक थोड़ा लाइट सवाल पूछ लेते हैं, थोड़ा हो गया हेवी हो गया, थोड़ा लाइट सवाल ये पूछे। आप आसाम में थे होते हैं, तब बिहार में कौन सा ऐसा डिश था जो आप मिस करते थे कि यहाँ पे भी वो अवेलेबल रहता तो नहीं, शायद बिहार की याद ताज़ा होती रहती? और हम असम में भी थे ना, तो घर में जो खाना हमारा वही दाल भात चोखा भुजिया लिट्टी यही बनता था। लिट्टी चोखा आपको कैसा? हाँ नहीं, अच्छा भैया, हम बक्सर के लोग, आरा के लोग, बक्सर के लोग, ये सब लो तो लिट्टी तो वहाँ का मतलब सुबह उठ के आपके नाश्ता में लिट्टी, दोपहर में लिट्टी, रात को लिट्टी ही लिट्टी खाना है। अच्छा। तो डेफिनेटली लिट्टी चोखा हमारे यहाँ का फेवरेट है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे की स्पेशल सब्जी, एक जो भुजिया होता है हमारे आलू प्याज वाला भुजिया टाइप से, यार समहाउ मतलब ना उस चक्कर में हाइट कम रह गई मेरे। हाँ सही में बता रहा हूँ। हाँ मेरे तो मतलब कहते हैं कि थोड़ा सा हरा सब्जी खाए रहते। आपको घर वाले बोलते थे क्या? हाँ, और हरा सब्जी खाओ यार। तो इस चक्कर में मेरा, मैं जानता हूँ वंडर न्यूट्रिशन के कारण में तो ऐसा हुआ है। तो लेकिन अब क्या करें, अब अच्छा लगता है यार, इतना अच्छा। आपकी पर्सनालिटी, वैसे तारीफ तो नहीं कर रहे हैं हम, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, आपको लोग रोल मॉडल मानते हैं। और आपने वो कारनामा करके दिखाया जिसमें जिंदगी लोगों का निकल जा रहा है, IPS IAS ऑफिसर की तैयारी करते करते, और उन सबको छोड़ छाड़ के आप यहाँ पे आए, तो ये बिहार के लिए एकदम गर्व की बात है। थैंक। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा आपके दर्शकों के लिए, कि आप ये मत कभी सोचिए कि अच्छा ये जब छोड़ दिए इस चीज़ को तो फिर इसको परस्यू करना की ज़रूरत नहीं, ये भी तो छोड़ दिया। नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा मैं छोड़ दिया हूँ। पहले मैं पाया हूँ, पहले हासिल किया है, जिया है उसको,
13 साल का करियर 13 होता साल है का बॉस, करियर था। है ना, जिया है उस जिंदगी को, और उसके बाद जब अपना कंट्रीब्यूशन जो दे सकता था दे दिया, और मुझे लगता और है मेरे को पास देने को, लेकिन वहाँ लेने को नहीं है, तब मैं यहाँ आया हूँ। शायद जॉब में तो वो लिमिटेशन है जो आप limitations बियॉन्ड द बाउंड्रीज जाके Yes. नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं अपने सारे आपके दर्शकों और मित्रों को यही कहूँगा कि आप ज़रूर ज्वाइन करिए, अगर सर्विसेज आप कर सकते हैं तो, आप में क्षमता तो, लेकिन झूठे इसके पीछे भागिए मत, नहीं यार यही बनना है, ये करना है। ग्लैमराइज भी कर दिया गया है। Yes, तो उसके IPS ऑफिसर, हाँ। IAS ऑफिसर्स के जो जी कोचिंग जी जी चलते जी हैं। हाँ, तो ये तो खैर खुद बहुत बड़ा ये चीज़, मैंने कोचिंग नहीं किया है, मैं बता दूं। अच्छा। मैं जीवन में कोई ट्यूशन नहीं पढ़ा हूँ, जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है वही पढ़ा है, मैं कोई कोचिंग नहीं किया कभी भी। अच्छा। हाँ, तो इसीलिए तो मैं भी यही चाहूँगा कि लोग जो है अपनी क्षमता पहचाने और नौकरी के पीछे खाली ना भागें। हाँ, नौकरी में क्या होता है, आप अपने लिए मांगने जाते हैं कुछ, आप समाज में क्या दे सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनिए, आप एक सेल्फ रिलायंट, एक ऐसा इकोनॉमी खड़ा करिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था खड़ा करिए जहाँ से आप अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हैं, देते हैं। ये नहीं कि हर महीने नौकरी में से पैसा निकाल लेते हैं अर्थव्यवस्था से, ठीक है, उसके बाद आप खर्च करते हैं तो अर्थव्यवस्था में ही जाता है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप नेट मतलब अर्थव्यवस्था को नेट मतलब कंट्रीब्यूटर बने उसमें। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि सिर्फ जॉब के चक्कर में भी ना पड़े, है ना, कि जॉब, बल्कि आप जॉब क्रिएटर बने, कुछ बियॉन्ड दैट सोचें। तो जॉब्स में इतनी अपॉर्चुनिटी हम कितनी नौकरियां करेंगे। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहता हूं कि मैंने जो छोड़ के आया हूं, तो इससे अपने सपने नहीं टूटने चाहिए किसी के, यार ये भी छोड़ दिया तो हम क्यों करें। तो ये सोचो कि मैं, युवाओं के लिए मैसेज है आपका। यस, युवाओं के लिए मैसेज है कि अगर मैं उसमें था, पहले उसको हासिल किया, आई अचीव समथिंग, मैंने अपने को प्रूव किया। आज आप मुझे नहीं कह सकते कि तुमने किया क्या जीवन में, भाई किया है मैंने जीवन में, यूपीएससी क्वालिफाई किया, आईपीएस में था, 5 जिले का एसएसपी रहा हूँ। हाँ, तो मैंने किया है, अपना सब करने के बाद छोड़ा है। मतलब एक रैंडम डिसीजन नहीं है, सोचा समझा एकदम बिल्कुल। तो आप भी जीवन में जब भी कुछ करिए, पहले खुद को एस्टैब्लिश करिए, खुद को अचीव करिए। जब आपके पास कुछ होगा तब ना आप देंगे, तब आप देंगे। जब खुद ही मांग रहे हैं तो आप देंगे आप उस लायक बनेंगे, तब जाके आप किसी को अपने आप को टेस्ट करिए, अपने आप को प्रूव करिए। और जरूरी नहीं है कि नौकरी के थ्रू ही प्रूव कर सकते हैं, बिजनेस खोल सकते हैं, है ना, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जैसे भी अपने आप को प्रूव करिए, स्ट्रांग बनिए, मजबूत बनिए, और तब मेरे जैसे डिसीजंस लेने का सोचिए, ऐसे फट से नहीं ले लेना है कुछ भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। आपने सुना होगा 2022 अक्टूबर से ही जन स्वराज पद यात्रा चल रही है, अलग अलग गाँव में। प्रशांत जी भी चल रहे हैं, प्रशांत जी के साथ अलग अलग पदयात्री जुड़े हैं, मतलब काफ़ी सारे पदयात्री जुड़े हैं जो डेली का डेली 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर बारिश में, धूप में, ठंड में, और उस टेंट में रह के, जिसको अलग अलग लोग उसको 5 स्टार टेंट भी बोल देते हैं, बट वहाँ पे जाके आपको समझ में आता है कि यहाँ पे रहना कितना टफ है, और मतलब पदयात्री पे क्या गुजरता होगा, क्या उनमें जज्बा है कि उन्होंने डिसाइड किया कि बिहार के लिए ये मुझे करना ही करना पड़ेगा। तो आपको ये कोशिश कैसा लग रहा है, जन स्वराज का पदयात्रा वाला कोशिश है, और पदयात्रियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं बहुत ही सम्मान रखता हूँ हर एक पदयात्री के लिए, प्रशांत भैया के लिए स्पेशली, कि सही मायने में देखा जाए कि इस तरह का कुछ मुहिम शुरू किया इन्होंने, जो मे भी गांधी जी का वो हमारा दांडी मार्च और इनकी जितनी यात्राएं रही हैं, तो वो कुछ यादें आती हैं। हाँ बिल्कुल, वही ध्यान में एकदम सिमिलैरिटी आपको वही ड्रॉ होता है सीधा। हाँ, तो इस हिसाब से। और क्या है कि इनकी जो यात्राएं होती है, खाली वो हाथ हिलाने वाली यात्राएं नहीं होती, या आप गए गुजरे हाथ हिलाते हिलाते चले गए या गाड़ियों पे चले। ये जो यात्राएं जहाँ आप लोगों को इंगेज करते हैं, आपकी यात्रा शुरू होने से पहले एक टीम वहाँ काम करती है, लोगों को अवेयर करती है, इंगेज करती है, फिर आप पहुँचते हैं और मुद्दों पे बात होती है, आपकी सोची समझी जो मानसिकता उसको चैलेंज किया जाता है, और फिर आपको एक समाधान भी दिया जाता है। तो वहाँ से जब ये पदयात्रा जहाँ से निकली, ऐसा है जैसे ना कुछ पवित्र करते हुए निकल गया। तो वैसा तो मैं ये मानता हूँ कि सोना बिखेरने से अच्छा है पारस पत्थर जैसा, सब सोना बनाते बनाते ये यात्रा निकली। तो मैं ये मानता हूँ कि पद यात्रा कहीं ना कहीं सामाजिक पारस पत्थर का काम कर रही है और आगे करेगी, जिसमें कि लोगों की समझदारी बेहतर होगी, वो समझेंगे वो चीज़ जिसको ढक दिया गया है। तो इसलिए, और 5 स्टार टेंट की जो बात करते हैं, उनको कहना है कि आके पदयात्रा में चले। जब आप मेहनत करते हैं ना पूरे दिन, और फिर जब सोते हैं तो आप बिस्तर पे सोए हैं कि ज़मीन पे सोए हैं कि कब्र में सोए हैं, पता नहीं होता है। कि जब मेहनत करता है ना उसके लिए, तो वो सोना ही 5 स्टार है, तो स्लीपिंग ही 5 स्टार है। जो करते नहीं ना मेरे भाई, ऐसी बातें करते रहेंगे। मैं तो उनके लिए बोलूँगा कि भैया ये बहुत बड़ा मौका आप खो रहे हैं, इसके साथ जुड़िए। अगर पदयात्रा में पहुँच सकते पहुँचिए, नहीं पहुँच सकते सपोर्ट करिए, जहाँ से भी है वहाँ से सपोर्ट कर एक आदमी, एक पूरा टीम लगा हुआ है यार बिहार को जगाने में, और आप पीछे बैठ के क्रिटिसिज्म करने में लगे हुए हैं।
आप सपोर्ट नहीं कर सकते हैं कम से कम किसी तरह से, तो ये अननेसेसरी डिमोटिवेट मत करिए ऐसे आदमी को यार। मैं भी जब इलेक्शन में ही कहता था, एक आदमी सब छोड़ के आया यहाँ पे चुनाव लड़ने के लिए, आप मुझे अगर मैं हरा देते हैं और मैं छोड़ देता हूँ, कल को कोई नहीं आएगा फिर खड़ा होने आपके लिए। सब बोलेगा देखो भाई तो सब छोड़ के आया था, क्या मिला उसको। इसीलिए लोग मुझे कहते हैं जाओ वापस ज्वाइन कर लो, ये कर लो। मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों अपने आने वाले पूरे जनरेशन को डिमोटिवेट करूं। आप एक फैसला लेते हैं और उस फैसले को सही प्रूफ करना आपकी जिम्मेदारी होती है ना। वो भी फैसला आपने अपने पर्सनल नहीं लिया, कारणों की वजह से नहीं लिया। बिहार के जिस कारण से जनसुराज, जिस कारण से प्रशांत भैया और पूरी टीम जो लगे हुए हैं, मेरा भी वही कारण है, कोई दूसरा कारण नहीं है ना। आज हम जो इस बैनर के तले बैठे हैं, रीज़न सेम है। वो बिहार के लिए जो जज्बा है, जो जज्बात है, जो एक कुछ कर गुजरने के लिए जो एक दिल का एहसास है, तो इसके लिए हम यहाँ पे हैं। अपने लिए तो प्रशांत भैया ने भी यार यूनाइटेड नेशंस में थे, कितना कुछ किया उन्होंने अपने लिए। उनको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब बिंदास रह सकते हैं आराम से, बड़े बंगले में, गाड़ी में, ऐशो आराम से रह सकते हैं। चाहते तो कभी बिहार आते भी नहीं, कुछ भी वो कुछ भी कर सकते थे। और उनके साथ जो जुड़ने वाले भी मैक्सिमम लोग आप देखेंगे, जो भाई बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, सब अपनी जगहों पर अच्छी जगहों पर रहे हैं, यंग लड़के कॉर्पोरेट्स के रहे हुए हैं, वो आके जुड़ रहे हैं, हम जैसे लोग आके जुड़ रहे हैं। तो ये बात समाज को इस बात से सीख लेने की ज़रूरत है कि जो हर आदमी इसमें से अपना कुछ छोड़ के आया है ना, वो पाने नहीं आया, वो आपको कुछ देने आया है। तो इस मुहिम से अगर अभी हम नहीं जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस शताब्दी का सबसे बड़ी गलती और अपने इस जन्म का वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स शायद हम कर रहे हैं। अभी के लिए देखिए, मत सोचिए पहले क्या था, मत सोचिए आगे क्या होगा, आज क्या है, अभी क्या है, अभी की मानसिकता क्या है, उस मानसिकता से जुड़िए, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आपके थ्रू आपके सारे दर्शकों को भी कि क्रिटिसिज्म करके बिहार का, बिहारियों का इस प्रयास का, है ना, इसको कमज़ोर ना बनाया जाए। तो ये मेरा गुजारिश रहेगा और कहीं ना ये आवेदन रहेगा कि आप इस बात को समझिए। कभी आइए, साथ बैठिए, हमारी आंखों में नज़रें डाल के बात करके देखिए। अगर इसमें आपको थोड़ी सी भी, अगर इसमें छल नज़र आता है, थोड़ा भी ये नज़र आता है कि हम अपने लिए काम करें, या प्रशांत भैया की भी बात करें या पूरी टीम की बात करें, तब आप अपने जाके क्रिटिसिज्म करें, बिना जाने, बिना समझे, बिना पार्टिसिपेट किए, बिना इसका हिस्सा हुए, दूर बैठ के एक जो आदमी मेहनत कर रहा है किसी और के लिए, उसको क्रिटिसाइज़ कर देना, उसको डिमोटिवेट करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया। हाँ, मैं जानता हूँ प्रशांत भैया से डिमोटिवेट होते नहीं है, जनसुराज भी नहीं होता, लेकिन जो भाई लोग कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप अपनी इर्द गिर्द निगेटिव एनर्जी क्यों क्रिएट कर रहे हैं, है ना। आप भी इस पॉजिटिविटी में जुड़िए ना। मुझे लगता है क्रिटिसाइज करना थोड़ा इजी होता है, इसलिए लोगों को लगता है बहुत डर होता है। तो ठीक है, देखिए पॉलिटिकली तो कहते हैं कि आप अच्छा बोलिए, बुरा बोलिए, आप चर्चा करिए, एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। तो ये सब अलग बातें हैं, लेकिन यार यहाँ बात समझना, यहाँ ना पब्लिसिटी की बात है, ना यहाँ पार्टी की बात है, यहाँ यार बिहार की बात है, यहाँ हमारे आने वाले जनरेशन्स की बात है, यहाँ पूरा भविष्य की बात हो रही है, जिसके लिए आज का प्रेजेंट पूरी तरह से न लगा। हमारा अगर मानसिकता, हमारी सोच नहीं निकली, हम ये गुलामी से 1947 में नहीं निकले हैं। हम आज भी कहीं ना कहीं अपने विचारों के गुलाम हैं, अपने कहीं ना कहीं किसी पार्टी के गुलाम है, किसी विचारधारा के, किसी संगठन के, किसी इंसान के। इस सोच से बाहर निकल के काम करना पड़ेगा, और तभी जाके हमारा बिहार भी इससे आज़ादी पाएगा और देश भी आज़ादी पाएगा। और बिलीव मी, मैं बताऊँ आपको, भारत देश का जो लीडरशिप है वो बिहार को लेना पड़ेगा। भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब बिहार भारत का गुरु बनेगा। ये हमेशा से रहा, ये सनातन बात रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास उठा के देख लीजिए कि जब जब बिहार ने भारत को लीड किया है, तब तब भारत चमका है। तो अगर भारत को चमकाना है तो बिहार को लीड करना पड़ेगा, और हम बिहारियों को भारत को लीड करने के लिए खुद तैयार होना ज़रूरी है। तो इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारा सवाल है मेरे मन में, लेकिन इंटरव्यू लंबा हो जाएगा, करेंगे इसलिए एक लास्ट सवाल हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 2025 का जो चुनाव आने वाला है, तो 2025 के चुनाव का आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या, कौन से वो पार्टियां हैं जो टक्कर दे सकती हैं, या फिर आपको क्या लगता है कि बिना टक्कर के कैसा? देखिए, मैं पर्सनली बताऊं, योद्धा आदमी हूं। आप युद्ध के मैदान में जीतने उतरते हैं, इस सोच से नहीं उतरते कि कौन मेरे से लड़ेगा, कितना मजबूत होगा, क्या होगा। हम 243 सीट पे लड़ रहे हैं, 243 सीट जीतेंगे। उस चीज़ के लिए ये 200 पार, 100 पार, 150 पार नहीं, लड़ाई 243 पे है, और जीत भी 243 पे सुनिश्चित करनी है। और तभी हम इस व्यवस्था परिवर्तन को, जिसकी बात कर रहे हैं, ला पाएंगे। तभी कहीं ना कहीं एक जनता का सुंदर राज
इस्टेब्लिश कर पाएंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं मकसद जन स्वराज का ये नहीं है कि मेजॉरिटी लेके और सत्ता में आ जाए? 243 सीट जीतना। बाकी देखिए आंकलन प्रशांत भैया बताएंगे, वो मेरा काम नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, ग्राउंड स्टाफ हूँ, ज़मीन पे काम करेंगे। और जब 243 का टारगेट सामने रख दिया गया तो हर एक 243 सीट जो है, क्योंकि हर एक आदमी का इसमें जिम्मेदारी है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी और उतनी बड़ी उसकी जिम्मेदारी। तो जिम्मेदारी हर एक आदमी का है। तो जन स्वराज ने जो प्रकल्प उठाया है वो खुद के लिए नहीं उठाया है, ये बिहार का मकसद है, ये बिहार के लिए उठाया है। तो हर बिहारी की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे प्रकल्प के साथ जुड़े जो सकारात्मक हो, ऐसे प्रकल्प के साथ जुड़े जो आपके वर्तमान को बेहतर और भविष्य को सुनहरा बनाने की एक सिर्फ परिकल्पना नहीं, क्षमता भी रखता है। हम जैसे लोग जुड़े हैं जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया है, हमें पता है काम कैसे किया जाता है। और भाषण नहीं देंगे कि हम आपका ये करा देंगे वो करा देंगे, हमको आता है कराने। अब पावर तो दीजिए हमें, आप हमें जगह पकड़ाइए, फिर देखिए आपका एक एक काम के लिए जिसके लिए आप तरसते हैं, सोचते हैं ये बहुत बड़ा काम है, उसके लिए आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा, वो तो घर बैठे होगा। मुद्दे बड़े होंगे हमारे, नली गली से हम ऊपर उठ के बात, वो तो होगा ही होगा। उसके लिए आपको डिमांड करने की ज़रूरत नहीं कि मैं रास्ता नहीं बना, नली नहीं आया, पानी। आप डिमांड बड़ी चीज़ों के लिए करिएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले, भारत को विकसित होने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनने के लिए जिस गुरु की ज़रूरत है वो ये भूमि है बिहार की। और हम सब भारत के लिए काम कर रहे हैं। अल्टीमेटली देखिए तो हम देश के लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन देश तभी मजबूत बनेगा जब बिहार मजबूत बनेगा, और बिहार तब मजबूत बनेगा जब हर बिहारी इसके लिए काम करेगा। तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पार्टी छोड़िए, बिहार के लिए ये संगठन आज दम लगा के जुड़ा हुआ है। हर की जिम्मेदारी है, मौलिक जिम्मेदारी है। इससे चूक गए अगर तो इतिहास माफ़ नहीं करेगा। हम तो भैया सही देखो पूरी तरह से लग गए हैं। मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूँगा, करके देखिए, पहले खराब लगे छोड़ दीजिएगा। कौन आपको ज़बरदस्ती थोड़ी कोई आके बांध लेगा यहाँ पे। यहाँ बंधुआ मजदूर वाला हाल नहीं है ना, यहाँ बड़ा खुला चैप्टर है। मैं देखा यहाँ बात किया, सबसे बड़ा अच्छा लगा। फ्रीडम है कि आपका आप आइए, आप जाइए, आपकी मर्जी। हटा के देखिए, आपने क्या कहा थोड़ी देर पहले, आप पहले देखने आए थे, सही बात है ना, फिर आपको समझ में आया, आप रुक गए। और अब डेली बेसिस पे देखिए बहुत सारे लोग हैं ना जो आप कहेंगे हम भी जुड़े थे, हम छोड़ दिए। अब किसने छोड़ दिया बाबू कि आप कुछ पाने आए थे यहाँ, आप देने नहीं आए थे। आप यहाँ से कुछ निकालने बटोरने के लिए मकसद से शायद आए थे, जो आपको नहीं पूरा हुआ तो आप छोड़ के निकल लिए। ये जो टीम रुक जाएगी ना मेरे भाई, बताता हूँ, जो लास्ट तक रुकेगी वो सच में बताता हूँ, बिहारियों की टीम होगी, बिहार के लिए टीम होगी। एंड मैं इतना इसको लेके मतलब कॉन्फिडेंट हूँ पर्सनली, हाँ, कि मैं जितने लोगों से जुड़ रहा हूँ या जुड़ेंगे, जो आई एम श्योर कि हमारे भी साथ काफ़ी लोग हैं जो जुड़ेंगे, तो वो इस मकसद से ही जुड़ेंगे, एकमात्र मकसद कि हमारा बिहार चमकना चाहिए, हमारा बिहार नंबर 1 पे देखना है। हर एक आप मापदंड पे डाल दीजिए, बिहार में हर क्षमता है, हमें नंबर 1 पे पहुंचना है। इसीलिए सारी जद्दोजहद है, इसके लिए ये सारा हमारा मेहनत है, और ये हम ज़रूर 243 सीटों पे सफल होंगे। अब इंशाअल्लाह हम लोग 243 का 243 एकदम। और जैसा कि जन स्वराज की सोच है और जैसे लोग इससे जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार का भविष्य आगे आने वाले दिनों में बहुत उज्जवल होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर, आपका इतना टाइम देने के लिए। आपका भी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।